हेलो, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ। हिंदी व्याकरण का वर्ण विचार, क्योंकि व्याकरण के बहुत सारे भाग इससे कहीं न कहीं संबंधित हैं। और जहाँ तक संधि की बात करें तो संधि तो इससे प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा हुआ है। यदि आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में हिंदी व्याकरण हो, साथ ही साथ स्कूल या कॉलेज के विद्यार्थी, तो भी ये क्लास आपको फ़ायदा पहुँचाने वाली है। क्लास के अंत तक आप खुद इसका आकलन कर पाएंगे। विशेषकर यदि आप छत्तीसगढ़ स्टेट में सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप प्रीलिम्स कर रहे हो या मेंस की तैयारी कर रहे हो। मेंस में तो वर्ण विचार से ही पहले पेपर में पहला प्रश्न ही वर्ण विचार से आता है, तो उसका स्वागत ही वहीं से होता है मेंस का। और यदि आप प्रीलिम्स दिला रहे हो तो सीसेट में आता है, और यदि व्यापम दिला रहे हो तब तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परंतु आप ऐसा नहीं करेंगे, आई एश्योर यू। तो चालू करते हैं क्लास। सबसे पहले हमें जानना यह है कि आखिर वर्ण और वर्णमाला है क्या। तो वर्ण, आप कह सकते हैं इसे ध्वनि का मूल रूप। हिंदी हो या दुनिया की कोई भी भाषा हो, उसकी उत्पत्ति इन वर्णों से ही होती है। वर्ण को आप भाषा की लघुत्तम इकाई के रूप में जान सकते हैं। इनका और खंड करना संभव नहीं, मतलब सबसे छोटी इकाई है, इसको और तोड़ा नहीं जा सकता, खंड नहीं किया जा सकता। यदि इन्हीं वर्णों को आप क्रम से जमा दें तो वो व्यवस्था वर्णमाला कहलाता है। अर्थात वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को ही आप वर्णमाला कह सकते हैं। तो हमने देखा कि वर्ण क्या है और वर्णमाला क्या है। हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। अब हम देख लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला में इन 52 वर्ण को किस प्रकार से वर्गीकृत की गई है। जो पहला वर्ग है वह स्वर कहलाता है, दूसरा व्यंजन, तीसरा संयुक्त वर्ण और चौथा उक्षिप्त। इस प्रकार से 4 वर्गों में वर्गीकृत की गई है। स्वर के 13, व्यंजन के 33, संयुक्त में 4 और उक्षिप्त में 2 वर्ण शामिल हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं आपके। व्यंजन, संयुक्त और उक्षिप्त के संबंध में तो मैं सेकंड क्लास में बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं यहाँ भी दे दूंगा। सबसे शुरुआत करते हैं, लेकिन स्वर, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। स्वर कहें तो आपको 4 बातें मुख्य रूप से याद रखनी है। सबसे पहले, इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है और इन वर्णों के उच्चारण जो है वह स्वतंत्र रूप से होता है, किसी पर आश्रित नहीं होते हैं। इसीलिए इन स्वरों को हम स्व आश्रित वर्ण भी कहते हैं। एग्जाम में आ चुका है ये, तो आप उसको याद रखिएगा। साथ ही साथ वर्णों के उच्चारण में, मतलब किसी अन्य वर्ण के उच्चारण में भी ये स्वर जो है वह सहायक होते हैं। व्यंजन में 33 वर्ण हैं और स्वरों की सहायता से उच्चारण किया जाता है। संयुक्त वर्ण में 4 हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। आपको वो चीज अच्छी तरह से याद रखनी है। छ क और श से बनता है षटकोण के सा से, त्र त और र से बनता है, ज्ञ ज और य से बनता है, जबकि श्र शक्कर कसा और र से बनता है। उक्षिप्त वर्ण, जिसे द्विगुण वर्ण भी कहते हैं, इसमें 2 वर्ण शामिल हैं, अढ़ी, अढ़ा। उक्षिप्त इसलिए कहते हैं क्योंकि जिह्वा जो है मूर्धा को स्पर्श करके नीचे गिरता है। अभी हम देखेंगे किस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक जो है सिर्फ स्वर है, उसी के बारे में हम अध्ययन करें। हम देखने वाले हैं उच्चारण स्थल और मनुष्य का ध्वनि तंत्र। हम देखते हैं कि कोई भी ध्वनि अंदर से बाहर की ओर आती है
इसे हम थोड़ा सा क्लोज व्यू में देख लेते हैं। अंदर से बाहर मतलब जो भी ध्वनि तंत्र है, ध्वनि तंत्र में जो हमारे भाग होते हैं वो होता है कंठ सबसे शुरू में, उसके बाद फिर तालु, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद दंत, उसके बाद फिर ओष्ठ, और इन सबका सहयोग करने के लिए बीच में जीभ। तो इस प्रकार से हमने देखा अंदर से बाहर की ओर निकलती है। तो उसी क्रम को याद रखते हुए आपको क्रमवार इनके वर्गों को या अंगों को लिखना है। सबसे पहले कंठ, उसके बाद फिर तालु, उसके बाद फिर मूर्धा, उसके बाद फिर दंत, उसके बाद फिर ओष्ठ, और इन्हीं उच्चारण स्थलों के आधार पर 5 वर्ग में इनको विभाजित किया गया है। जो भी वर्ण है उनको कंठ से कंठव्य, तालु से तालव्य, मूर्धा से मूर्धन्य, दंत से दंतव्य और ओष्ठ से ओष्ठव्य। इस प्रकार से ये 5 वर्ग जो हैं वो बनते हैं। अब हमने जो 13 स्वर देखा है उन्हें हम क्रमवार जमाएंगे अपनी एक तालिका में। सबसे पहले जो हमने उच्चारण स्थलों के आधार पर जो 5 वर्ग बनाए थे उस 5 वर्गों को हम साइड में लिखेंगे और इन्हीं के सामने उन वर्णों को हम जमा कर लिखेंगे जैसे मैं आपको बताते जाऊंगा। यदि आप पेन और पेपर लेके बैठे हैं, जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं तो वो बिल्कुल मेरे साथ ड्रॉ करते जाएंगे, आपको ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो कॉलम वाइज और लाइन वाइज आप ड्रॉ करते जाएंगे मेरे साथ साथ। जो हमने 5 वर्ग पढ़े हैं वो कुछ इस प्रकार से कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और ओष्ठव्य। सबसे पहले कंठव्य में आप आ और आ को लिखिए, उसके बाद तालव्य में ई और उसकी बड़ी बहन ई को लिखिए, फिर मूर्धन्य वाला जो है लाइन उसको आप छोड़ दीजिए फिलहाल, फिर आप दंतव्य और ओष्ठव्य दोनों को मिलाकर ऊ को लिखिए और उसके बाद फिर उन्हीं दोनों को मिलाकर उसके बड़े भाई ऊ को उसके बगल में बैठाइए। अब दंतव्य और ओष्ठव्य से मिलकर ऊ बना है और ऊ भी बना है, तो आपको उनका उच्चारण स्थल यदि क्वेश्चन में आया तो आपको जानना जरूरी है कि ऊ और ऊ कहां से बने हैं। दंतव्य ओष्ठव्य इनका नाम हो जाएगा। अब री जो है वो छोड़ा हुआ जगह जो था मूर्धन्य में वहां आप लिख लीजिए। अब ऊपर चले आते हैं अगले कॉलम में कंठव्य और तालव्य को मिलाकर ए और ए बनते हैं। यदि ए और ए का स्थान पूछे तो आपको याद रखना है कंठव्य और तालव्य, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम में आप शुरू वाले कंठव्य और लास्ट वाला जो ओष्ठव्य है दोनों को मिलाकर लिखेंगे ओ, और उसी तरह से उसका बड़ा भाई औ भी उसके बगल में बैठेगा उन्हीं दोनों वर्गों को मिलाकर। तो इनका स्थान हो गया कंठ ओष्ठव्य और लास्ट में अम और आहा। इस प्रकार से हमने 13 वर्णों को कॉलम में और लाइन में जमा के रखा है। यदि आपको ये जमाना आ गया है तो समझिए इस टॉपिक का अधिकतर चीजें आपको समझ में आ गई। यही सबसे इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत आसानी से इसको समझाया है। आप कोशिश कीजिए एक बार इसको पेपर में ड्रा करने की। अब देखते हैं इनका निर्माण कैसे होता है। हमने देखा ए किनसे किनसे मिल रहे हैं, कंठव्य तालव्य से। तो आ के साथ यदि हम छोटी ई को मिलाते हैं तो ए की उत्पत्ति होती है। आ के साथ छोटी ई को मिलाएंगे तो ए की उत्पत्ति होगी, और उसी प्रकार से बड़ा आ और बड़ी ई को मिलाएंगे तो बड़े ए का निर्माण होगा या उत्पत्ति होगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम आ के साथ यदि छोटा ऊ को मिलाते हैं तो ओ की उत्पत्ति होती है, क्योंकि कंठव्य और ओष्ठव्य मिला हुआ है। इसका निर्माण भी आपने देखा, इसकी उत्पत्ति भी देखा। उसी प्रकार से उसका बड़ा भाई औ की भी उत्पत्ति उसी प्रकार से होती है, बड़ा आ और बड़ा ओ के मिलने से। अब यहाँ पर आपको कुछ याद आ रहा होगा। यदि आपने हिंदी व्याकरण पहले से पढ़ा है या संधि के चैप्टर को आपने पढ़ा है तो आपको यहाँ पर ध्यान होगा कि किस प्रकार से वर्णों के संयोग से एक नए वर्ण की उत्पत्ति होती है। उसी को हम संधि कहते हैं। मतलब दो वर्णों के संयोग से
एक विकार उत्पन्न होता है या एक परिवर्तन, एक नए वर्ण में परिवर्तन होता है तो हम उसे संधि कहते हैं। यही था ना। तो उसी का बेस इसी में है, जो अभी हमने तालिका बनाया है उसी में उसका बेस छुपा हुआ है। हमने ये पढ़ा है कि स्वर संधि जो है उसके 5 प्रकार हैं। उन प्रकारों को यदि हम वर्गीकृत करें तो 2 वर्ग में बांटा जा सकता है। एक ऐसा वर्ग जिसमें 2 स्वर वर्ण मिलते हैं और स्वर वर्ण का ही नई उत्पत्ति होती है, और दूसरा वर्ग ये है जिसमें स्वर वर्ण तो मिलते हैं लेकिन उसके साथ संयुक्त वर्णों की उत्पत्ति होती है, जिसका प्रथम अक्षर जो है वह स्वर होता है, द्वितीय अक्षर जो है व्यंजन होता है। तो पहले जो वर्ग हैं जिसमें से आपका दीर्घ स्वर संधि, गूढ़ स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि आते हैं, तो उसका जो मूल है यहाँ स्पष्ट आपको दिखाई देगा। आप देखेंगे जो पहला वर्ग है, पहला कॉलम है हमारी तालिका में और दूसरा कॉलम है, यही 2 कॉलम दीर्घ स्वर संधि का जो है वो आधार है। जब भी एक समान वर्ण आए तो आपको लिखना क्या है, जो उसका बड़ा भाई है वही आपको लिखना है, या बड़ा भाई या बड़ी बहन। मतलब आ आए तो आपको परिणाम में आ लिखना है, या आ भी आए तो परिणाम में हमेशा बड़ा ही लिखना है, लेकिन समान होना चाहिए। जैसे आ के साथ उसका जो सहोदर है बस उसी के साथ उसका संयोग होना चाहिए। आ के साथ आ, या आ के साथ आ, या दोनों आ, या दोनों आ, इस प्रकार से। उसी प्रकार से ई और उसी प्रकार से ऊ। इस प्रकार से ये जो 2 कॉलम हैं, इन 2 कॉलम को ही आप दीर्घ स्वर संधि के रूप में जान सकते हैं या उसका बेसिक समझ सकते हैं। उसी प्रकार से अभी हमने कुछ समय पहले देखा था कि आ और ई की मुलाकात से या आ और ई के संयोग से ए का निर्माण होता है। उसी प्रकार से बड़ा आ और बड़ी ई के संयोग से ए का निर्माण होता है। उसी प्रकार से आ के साथ यदि छोटा ओ मिला देते हैं तो ओ का निर्माण होता है, आ के साथ बड़ा ओ मिला देते हैं तो औ का निर्माण होता है। तो ये जो हमने देखा उत्पत्ति या निर्माण ए ओ औ का, ये आपको गूढ़ स्वर संधि का बेस है। यदि हम आ या आ के साथ ए या ए मिलाएं, या आ या आ के साथ ओ या औ मिलाएं, तो हमेशा जो दूसरा वर्ण है उसका बड़ा भाई परिणाम के रूप में सामने आता है। जैसे आ या आ के साथ ए या ए मिलाएं तो हमेशा परिणाम में ए आएगा। उसी प्रकार से आ या आ के साथ ओ या औ मिलाएं तो परिणाम के रूप में हमेशा औ ही आएगा। यही तो वृद्धि स्वर संधि है, यदि आपने पढ़ा। हालांकि हम संधि भाग में उसको और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर उसका बेसिक, यदि ये चीज़ आप समझ गए हैं तालिका में रखना, तो उसका बेसिक आपको समझ में आ जाएगा और आपके लिए संधि का जो चैप्टर है वो बहुत इजी हो जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं कि मैंने रेड कलर में इन कुछ वर्णों को करके एक ग्रुप कर दिया, दूसरा ग्रुप ब्लैक वाला मैंने अलग कर दिया और तीसरा ग्रुप ये हरे कलर का अलग कर दिया। तो पहला जो कॉलम है वह कॉलम ह्रस्व स्वर या लघु स्वर के रूप में जाना जाता है। इन्हीं ह्रस्व या लघु स्वरों को मूल स्वर के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा वर्ग जो ब्लैक कलर में मैंने किया हुआ है वो सभी वर्ग जो हैं वो दीर्घ स्वर के रूप में जाने जाते हैं। वहीं अंतिम के जो स्वर हैं वह प्लुत स्वर में। इस प्रकार से हमने देखा 13 स्वरों को 3 वर्गों में या 3 भागों में विभाजित कर दिए। 4 लघु स्वर, 7 दीर्घ स्वर और 2 प्लुत स्वर। यदि मात्रा के आधार पर देखें तो ह्रस्व स्वरों को या लघु स्वरों को एक मात्रिक स्वर कहते हैं, क्योंकि एक मात्रिक, दीर्घ स्वरों को द्विमात्रिक स्वर और प्लुत स्वरों को त्रिमात्रिक स्वर। ये क्वेश्चन में त्रिमात्रिक वाला आ चुका है, आप याद रखिएगा उसको। अब जो शुरू के जो 3 वर्ण हैं आ ई, इसको मैंने एक बॉक्स में घेरा हुआ है। आप इस पर एक ट्रायंगल भी बना सकते हैं। शुरू के जो 3 वर्ण हैं आ और ई, ये मौखिक स्वर के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन में ये भी आया हुआ है। आपने देखा कि ए ओ औ अम आहा का निर्माण 2 वर्णों के संयोग से हुआ है।
तो इसीलिए इन सभी को हम संयुक्त वर्ण के रूप में या संयुक्त स्वर के रूप में जानते हैं। निम्न में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है करके एग्जाम में आ चुका है, आपको याद रखना है। अब देखिए, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर इन वर्णों का वर्गीकरण करेंगे। मैंने दो वर्गों में नीचे वाले जो लाइन है उसको, जिसमें उ ओ और शामिल है, उसको मैंने एक वर्ग में और बाकी को मैंने दूसरे वर्ग में रखा हुआ है। तो जो नीचे वाले लाइन है उसको हम कहते हैं वृत्तमुखी। वृत्तमुखी मतलब गोल, मुख के आकार गोल बन जाए। जब वृत्तमुखी हो जाए, जैसे ऊपर बेचारा मुंह खोल रहे हैं ना, तो ऐसे वर्णों को वृत्तमुखी कहते हैं। और जिसमें ओठ की स्थिति वृत्त के रूप में ना बने उससे अवृत्तमुखी कहते हैं। इसमें आ को आप वृत्तमुखी में शामिल करेंगे, क्योंकि आ बोलते हैं तो भी आपका मुंह खुलता है, ओठ गोल हो जाता है। तो अब देखिए, आ, उ, ओ, औ ये सभी वृत्तमुखी में आएंगे, क्योंकि इसमें ओठ की स्थिति गोल हो जाती है और खुलता है। इस प्रकार से हमने देखा ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, मात्रा के आधार पर, मौखिक आधार पर। अब देखते हैं जिह्वा के आधार पर। देखिए, मैंने यहाँ पर एक स्माइली दिया हुआ है। वैसे आ कहने से मुंह तो खुलता है लेकिन जीभ नहीं निकलता है। आपको सिर्फ याद कराने के लिए दिया है, आप उसको ऐसा मत समझिएगा कि आ करने से मुंह खुलने के साथ जीभ भी निकलता हो। जैसे ही ये स्माइलिश जीभ निकालता है तो स्पर्श होता है उसके अग्रभाग से ई ए का। ठीक है, तो बस वही समझाने के लिए आपको कि किस प्रकार से इसमें से स्पर्श होता है, क्योंकि ये व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण भाग है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो जब भी जीभ निकालता है ये, तो स्पर्श होता है ई ए के का अग्रभाग में। वहीं मध्य भाग का स्पर्श अ से होता है, क्योंकि आ से तो निकला है तो आ जुड़ा हुआ है पीछे, तो वो पश्च भाग में है। तो आगे साथ बाकी और जो भी वर्ण है वो भी पश्च भाग में आते हैं। तो हमने क्या देखा, अग्रभाग में ई ए, मध्य भाग में ओ और पश्च भाग में आ, उसके साथ बाकी वर्ण। इसको मैंने और अच्छे से आपको समझाने के लिए एक अलग से ग्राफिक बनाया हुआ है, तो उसमें मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखिए, एक जीभ जो बाहर निकाला हुआ है वो 3 भाग में विभाजित है, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग, है ना। तो जैसे ही जीभ बाहर निकलता है तो क्या क्या टच होता है, ई ए, जो कि एक लाइन में है। जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया, ई ए एक लाइन में है, ये अग्रभाग से टच करते हैं या स्पर्श करते हैं। वहीं अ जो है वह मध्य भाग को स्पर्श करता है। स्पर्श करता है नहीं, मतलब उच्चारण में उसका हेल्प होता है। उस वर्ण के उच्चारण में जीभ किस प्रकार से हेल्प करता है, जीभ के कहाँ पर से उसका उच्चारण होता है, उसी की जानकारी है। वहीं पश्च भाग में आ, उ, ओ, औ। अब अंत में हम देखेंगे मुख द्वार खुलने के आधार पर। मुख द्वार खुलने के आधार पर किस प्रकार से इन वर्णों का विभाजन किया गया है, हम वो देखने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो है वह विवृत कहलाता है। विवृत मतलब ओपन, जब मुंह खुलता हो पूरा। अर्धविवृत मतलब हाफ ओपन, अर्धसंवृत मतलब हाफ क्लोज, और संवृत मतलब बेचारा देखो रो रहा है कि क्लोज, मुंह क्लोज रहे। तो इस प्रकार से वर्णों का विभाजन किया गया है। यदि हम विवृत की बात करें तो केवल आ ही है जिसमें से मुंह, जिसको उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है। उसी प्रकार से अर्धविवृत में आ, ए और औ। अर्धसंवृत में ए और ओ। और संवृत या क्लोज कहें तो उसमें जो वर्ण आते हैं ई, उ और उ। इस प्रकार से हमने इन वर्णों को अलग अलग आधारों पर पढ़ा है। उच्चारण के स्थान के आधार पर, मात्रा के आधार पर, मौखिक आधार पर, जिह्वा के आधार पर, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर। क्लास के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपका।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।